मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत की चुनावी व्यवस्था को मिले एक ऐतिहासिक सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल आयोजन को एक आदर्श मानती है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर दिखाई गई क्षमता, तकनीकी नवाचार, व्यापक जनभागीदारी और कठोर निगरानी तंत्र ने वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक छवि बनाई है। उन्होंने बताया कि इसी भरोसे और साख के चलते पिछले 30 वर्षों में पहली बार दुनिया के 37 लोकतांत्रिक देशों के समूह ने भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता संभालने के लिए आमंत्रित किया है। ये संस्था दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, चुनावी सुधारों और पारदर्शी चुनाव प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों, प्रत्येक मतदाता और देश के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिए भी अत्यंत गर्व का क्षण है। उन्होंने इस उपलब्धि को भारत के लोकतांत्रिक परंपरा और मजबूत संस्थागत ढांचे की जीत बताया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने वर्षों से चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार, ईवीएम एवं वीवीपैट जैसी पारदर्शी तकनीक के उपयोग, विकलांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए सुविधाओं का विस्तार और व्यापक मतदाता जागरूकता अभियानों के माध्यम से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर भारत को इलेक्टोरल मैनेजमेंट में लीडर के रूप में देखा जाने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता मिलना न केवल भारत की चुनावी क्षमता का प्रमाण है बल्कि ये भारत को भविष्य में दुनिया के अन्य देशों को चुनाव प्रबंधन में मार्गदर्शन देने का अवसर भी प्रदान करेगा। इससे भारत लोकतंत्र और चुनाव संबंधी वैश्विक मानदंडों को और प्रभावशाली तरीके से आकार दे सकेगा। ज्ञानेश कुमार ने अंत में ये विश्वास जताया कि भारत आने वाले समय में चुनावी नवाचारों, लोकतांत्रिक मजबूती और पारदर्शी प्रणाली के जरिए दुनिया के लिए नए मानक स्थापित करता रहेगा। The world recognizes successful conduct of free, fair and transparent elections in India, and therefore, for the first time in its history of 30 years, the prestigious group of 37 democratic countries of the world have invited India to chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, International IDEA. This is a moment of immense pride for all the citizens of India and for all the election officials. Jai Hind, Jai Bharat. डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप सिंह गोयल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी कि पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के संयुक्त अभियान में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। ये गिरोह लंबे समय से सीमा पार से संचालित होकर पंजाब और अन्य राज्यों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा था। गोयल के अनुसार इस आतंकी नेटवर्क का नेतृत्व शहजाद भट्टी, जीशान अख्तर और अमनदीप सिंह कर रहे थे, जो पाकिस्तान स्थित आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। यही मॉड्यूल कुछ समय पहले गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने बताया कि ये गिरोह निकट भविष्य में एक और समान प्रकार की बड़ी वारदात करने की तैयारी में था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की समय रहते की गई कार्रवाई ने उनकी योजना को विफल कर दिया। इस संयुक्त अभियान में पंजाब पुलिस ने नवीन और कुश नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है, जो ये साबित करता है कि गिरोह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। डीआईजी गोयल ने कहा कि इन हथियारों की फॉरेंसिक जांच जारी है और इनके नेटवर्क तथा सप्लाई चेन का भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस केस से जुड़े हरगुन और विजय प्रजापति नामक 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिससे ये साफ होता है कि ये मॉड्यूल एक विस्तृत नेटवर्क के रूप में कई राज्यों तक सक्रिय था। ये गिरोह सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड ऐप्स और हवाला चैनलों के माध्यम से संचार और फंडिंग प्राप्त कर रहा था। संदीप सिंह गोयल ने कहा कि ये कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ने से आतंकी गतिविधियों पर तेजी से और प्रभावी ढंग से लगाम लगाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? एक बहुत बड़ा देश में आईएसआई मॉड्यूल जो काम कर रहा था, क्या कहना चाहेंगे? काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है सर। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो हमारी स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसीज हैं, काउंटर इंटेलिजेंस के साथ मिलके एक इंटरनेशनल आईएसआई बैक्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है।
जिसको वो लीड कर रहा था वो था टेररिस्ट शहजाद भट्टी, जिशान अख्तर जो जलंधर रूरल का रहने वाला है, और एक अमनदीप सिंह अमन पन्नू जो गुरदासपुर का रहने वाला था। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के नीचे इन स्टेट में राजता फैलाने के लिए, आपसी भाईचारा में फूट डालने के लिए और एक अमन शांति के कानून को भंग करने के लिए एक हैंड ग्रेनेड्स अटैक का एक प्लान बनाया था। ठीक है। सो उसके तहत इन्होंने 25 तारीख को एक गुरदासपुर के ऊपर एक पुलिस थाने में हैंड ग्रेनेड अटैक किया था, और एक इन्होंने 2 मॉड्यूल्स अपने क्रिएट किए थे, और दूसरे मॉड्यूल ने 4-5 दिन के बाद एक और ऐसी वारदात को अंजाम देना था, जिसको हमने कल सुबह अर्ली मॉर्निंग नाकाम किया है और 2 नवीन और कुश को पकड़ा है। उनसे 2 पिस्टल्स भी और एक P86 चाइनीज मेड हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है, जिससे और इसे जो ISI के नापाक कराते हैं हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। सर, इसके कोई जो तार है वो दिल्ली ब्लास्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं? जो दिल्ली में लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था, कोई सामग्री इन लोगों की ओर से या इनके जो हैंडलर्स हैं उनकी ओर से दी गई थी सर? देखिए, अभी जो अरेस्ट हुई हैं, अभी कल ही अरेस्ट हुई हैं, ठीक है, गुरदीप सिंह की और प्रदीप सिंह की, और हमने बड़ी जल्दी जो उनसे जितनी पूछताछ की, उनसे ये पहले दोनों मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई किया, फिर छापेमारी की, धरपकड़ करने की, तो उसमें पता लगा कि जो पहले मॉड्यूल का हरगुन और विजय प्रजापति है जो ग्वालियर का रहने वाला है, उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तीसरा बंदा हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको पकड़ेंगे। जो दूसरा मॉड्यूल है उसको भी आइडेंटिफाई किया, जिसमें नवीन और कुश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें भी तीसरा जो मॉड्यूल है उसको भी, तीसरा जो है कैरेक्टर, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है आप, जो जिस व्यक्ति की अहम भूमिका है उसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे उसको इन्वेस्टिगेशन में लेकर आएंगे सर? मैं समझा नहीं सर। एक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में भी है आपका जो एक, मैंने आपको बोला ना कि पहला जो, देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि शहजाद भट्टी, जिशान अख्तर और अमन पन्नू ने 3-3 बंदों के 2 मॉड्यूल्स खड़े किए, जिन्हों को अलग अलग टास्किंग दी गई कि आपने अलग अलग टाइमिंग पे हैंड ग्रेनेड अटैक करने हैं टू क्रिएट पैनिक अमंग द पब्लिक, डिस्टर्ब द पीस ऑफ द स्टेट। तो उसमें पहले मॉड्यूल में जो हरगुन जो जीरे का रहने वाला है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का, और जो विजय प्रजापति है जो दातिया ग्वालियर का रहने वाला है, उसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। और जो तीसरा बंदा है वो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए धरपकड़, उसको अरेस्ट करने के लिए छापेमारी की जा रही है। ठीक है सर, जो अख्तर है बाबा सिद्दीकी केस में बिल्कुल, ये वही जिशान अख्तर है जिसकी भूमिका बाबा सिद्दीकी मर्डर केस बॉम्बे में भी है। सर, ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। जैसे जैसे देश आर्थिक सीढ़ियां चढ़ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है अंतरिक्ष से प्राप्त स्पेशियल डेटा और जियोस्पेशियल गतिविधियों का प्रभावी उपयोग। ये सभी क्षेत्रों में देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि अंतरिक्ष से डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, उसके कौन-कौन से विभिन्न उपयोग हैं, और देश, समुदाय तथा वैश्विक स्तर पर कंपनियां मिलकर इस डेटा का कैसे सुरक्षित और सामूहिक उपयोग कर सकती हैं। आने वाले कुछ दिनों में विशेषज्ञ इन विषयों पर विभिन्न पहलुओं से चर्चा कर रहे हैं। कैसे जानकारी, उसका लोकेशन और उसकी प्रासंगिकता मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की अंतरिक्ष नीति पहले से मौजूद है, जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि अंतरिक्ष प्रणालियों से जो डेटा उत्पन्न होता है उसे उपयोगकर्ताओं तक आसानी से और सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचाया जाए। जहां विशेष प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, वहां उन्हें कैसे लागू किया जाए, ये भी नीति में शामिल है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, और भारत, जिसके पास अपने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट और एप्लीकेशन बनाने की क्षमता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने समाज के उपयोग के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था। समय के साथ वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों में अपनी भूमिका मजबूत करनी होगी।
इसी संदर्भ में अंतरिक्ष नीति को बदला गया है ताकि स्टार्टअप, उद्यमियों और प्राइवेट क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिले। साथ ही अंतरिक्ष से प्राप्त डेटा को विभिन्न समुदायों और उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। यही भारत की नई अंतरिक्ष नीति का मूल उद्देश्य है। As India is progressing in remote sensing, navigation, communication, broadcasting, and also as it is growing up in the economic ladder, one of the key things is how to make use of all the spatial data, geospatial activities, which is essential for countries' growth in all domains, and it also needs to be used in the international collaborations. And say as India this year launched one of the biggest satellite, NISR, NASA Isosynthetic Aperture Radar, which is providing data globally, remote sensing data. It's important that the whole aspects of how the data is collected from space, and then what all different applications that it is put to, and how the countries can work together, communities across the globe can work together, and then companies can work for not only their country but also for other countries. So in this context, the whole aspects of what is data sovereignty, security, various aspects come into picture. These few days, people are coming together to look at different aspects of how information, its location and its relevance is important to the human society, and those are the aspects that are getting discussed in these few days. Space policy as far as India is concerned is already in place, where the data that is being generated from the space systems, how to make it accessible in a manner which is easily available to the users, and also where there are very specific restrictions that have to be put, how to deal with it. And then not only in the space economy is supposed to reach $1 trillion, and India, which is a country with a capability of building its own launch vehicles, satellites, applications, and then India is the only country which started a space program for bringing it to societal use. So in that context, but as the time progressed, the world is changing, and India also needs to play a significant role in the international space activities. So that's where space policy has changed to enable entrepreneurs and private entities to participate in the space activities, and then how to make the data collected available to various communities. That is a space policy. So what India has done is it has put in space as a body to promote space activities in the country, and NCIL as another body which is actually doing space commerce. Already the exact amount of export, if you see probably the report which they have brought out will be showing. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद में जनता से जुड़े वास्तविक और गंभीर मुद्दों पर चर्चा न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है और उसका मूल दायित्व है कि वो ऐसे मुद्दों पर बहस करे जो सीधे तौर पर नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने विशेष रूप से SIR प्रक्रिया का उल्लेख किया, जिसके तहत हाल के दिनों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक गतिविधि नहीं रह गई है, बल्कि इसका दुरुपयोग व्यापक पैमाने पर नागरिकों के मतदान अधिकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मतदाता सूची से बिना उचित सूचना और सत्यापन के लोगों के नाम हटाना केवल एक चुनावी प्रक्रिया की त्रुटि नहीं है, बल्कि ये भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। मतदान का अधिकार किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होता है और मतदाता सूची से नाम विलोपन सीधे तौर पर नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि यदि नागरिकों को ही उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया तो लोकतंत्र की बुनियाद ही कमजोर हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद का कर्तव्य है कि वो इस संवेदनशील मुद्दे पर तुरंत चर्चा करवाए और ये सुनिश्चित करे कि ऐसी कार्रवाइयों की जांच हो तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ये दायित्व है कि चुनावी प्रक्रियाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और संविधान की मूल भावना के अनुरूप संचालित हों। सपा सांसद ने आगे कहा कि संसद में जनता के वास्तविक मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, गरीबी और अब मतदाता अधिकारों के संकट को प्राथमिकता न दिया जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी संस्थाएं जनता के हित में काम करें और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने सरकार से मांग की कि SIR प्रक्रिया की पूर्ण समीक्षा की जाए, पारदर्शी मानक तय किए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी नागरिक का नाम बिना उनकी जानकारी, बिना सत्यापन और बिना वैधानिक प्रक्रिया के मतदाता सूची से न हटाया जाए।
अंत में अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक शक्ति उसकी जनता है और जब जनता के मताधिकार पर हमला होता है तो ये केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि संविधान की आत्मा को आहत करने वाला कदम है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किया है तो उस विचारों में कहीं भेद नहीं है कि उस विचारों का कहीं विरोध नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कथनीय करनी जो कह रहे हैं वो हो जाए और जनता के ज्वलंत समस्याएं जो हैं, जनता की ज्वलंत समस्याएं जैसे SIR चल रहा है, लोगों को वोट काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और संभला रहा, तो ये तमाम चीजें तात्कालिक हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री और को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन इस पर चर्चा हो। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बैनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए बैनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े अभिनेता हैं और चुनावी माहौल में उनके नाटकीय प्रस्तुतियों की तुलना कोई नहीं कर सकता। कल्याण बैनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की सभी नीतियां असफल हो चुकी हैं और जनता के वास्तविक मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। उनके अनुसार जब सरकार के पास उपलब्धियां दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता तब सिर्फ नारेबाजी और भावनात्मक प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है। उन्होंने कहा, मोदी जी से बेहतर अभिनय कौन कर सकता है। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े अभिनेता हैं, ये सब जानते हैं। जब सारी नीतियां फेल हो जाएं तो क्या करेंगे? नारे लगाए जाएंगे, यही राजनीति बची है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि देश में मतदाता सूची के प्रबंधन पर केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बैनर्जी ने कहा, मोदी जी ये तय कर रहे हैं कि कौन मतदाता बनेगा और कौन उनके लिए वोट करेगा। चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूचियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बात करते हुए TMC सांसद ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में फिर से सत्ता में लौटेंगी और बीजेपी 30 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। कल्याण बैनर्जी का ये बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में राजनीतिक तनाव और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। TMC और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और 2026 के चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी अधिक तीव्र हो रही है। अच्छा ड्रामा कौन जानते हैं? इतना ड्रामा कर दिया, इतना ड्रामा सिखा दिया तो कुछ लोग भी उनका ड्रामा भी देखते हैं और कुछ सीख भी गए, तो क्या करेगा? सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। और बोलो नीति चलेगी, नारा नहीं नीति चलेगी। ठीक ही बोल रहे, नीति जब खत्म कर दिया देश में, गणतंत्र जब खत्म कर दिया देश में, सब नीति को एकदम फेंक दिया, तब क्या करेगा? नारा उठेगा, नारा तो उठेगा ही। सुनिए, पहले क्या था? पहले था जो वोटर है, जनता है, जनता जनार्दन ठीक कर देते हैं कौन सरकार बनाएगा। और मोदी जी के टाइम में क्या हो गया? अभी मोदी जी ठीक कर देता है इलेक्शन कमीशन का माध्यम से कौन कौन वोटर बनेगा जो उनको वोट देंगे। तो अभी जनता नहीं, अभी नरेंद्र मोदी का कोई सिलेक्टेड पर्सन उन्होंने डिसाइड कर देगा क्यों कौन सरकार बनाएगा। यही फर्क है, नीति और नारा का फर्क है। ऐसा बंगाल में क्या होगा? बंगाल में 26 में ममता बनर्जी अब फिर चीफ मिनिस्टर होंगे और बीजेपी का 30 सीट भी नहीं मिलेगा। मोदी जी और अमित शाह को उनको कैंप करके उधर बैठने के लिए बोलिए। लेकिन आपके MLA ने लगातार बाबरी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।